कहानी की शुरुआत एक भावुक दृश्य से होती है। माँ जेस आंसू भरी आंखों से अपने डरे हुए बेटे टॉमी को गले लगाती है और समझाती है कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। जेस अपने ऑटिस्टिक बेटे टॉमी के साथ एक बोट ट्रिप की तैयारी कर रही है, जहाँ उसे अपने दोस्तों से ट्रायंगल हार्बर में मिलना है। घर में जेस बेहद घबराई और जल्दबाजी में इधर उधर भागती रहती है। वह स्विमिंग पूल से एक टूटा हुआ खिलौना नाव निकालती है। इसी दौरान टॉमी पेंटिंग कर रहा होता है और गलती से फर्श पर रंग गिरा देता है। जेस फर्श साफ करने लगती है, लेकिन सफाई करते करते उसकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। जेस दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वह कपड़े बदलती है, जल्दी जल्दी तैयार होती है और घर से निकलने की तैयारी करती है। जाने से पहले वह टॉमी को बार बार समझाती है कि फर्श पूरी तरह साफ हो चुका है, ताकि उसकी बेचैनी कम हो सके। आखिरकार जेस और टॉमी घर से निकलते हैं और ट्रायंगल हार्बर की ओर रवाना होते हैं। उधर ट्रायंगल नाम की नाव पर जेस का दोस्त ग्रेग बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। सबसे पहले सैली और डाउनी पहुँचते हैं। सैली अपने साथ अपने दोस्त हीदर को भी लाती है और ग्रेग से मिलवाती है। थोड़ी देर बाद जेस एक आदमी विक्टर के साथ आती है, लेकिन टॉमी उसके साथ नहीं होता। विक्टर को जेस के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगता है। जेस ग्रेग को गले लगाकर देर से आने के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि वह बस थक चुकी है, लेकिन फिर भी इस ट्रिप पर जाना चाहती है। नाव पर सभी एक दूसरे से मिलते हैं और सफर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नाव चलते ही जेस केबिन में जाकर सो जाती है। उसे समुद्र तट से जुड़े कुछ अजीब सपने आते हैं। वह अचानक घबराकर जाग जाती है। जब हीदर उससे पूछती है कि उसने क्या सपना देखा, तो जेस खुद भी याद नहीं कर पाती। इस बीच ग्रेग सोच में पड़ जाता है कि जेस टॉमी को साथ क्यों नहीं लाई। विक्टर बताता है कि जब उसने जेस से इस बारे में पूछा था, तो वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली कि टॉमी स्कूल में है, लेकिन वह शनिवार का दिन था, यानी स्कूल होने की कोई संभावना नहीं थी। जब जेस और हीदर केबिन से बाहर आती हैं, तो ग्रेग जेस से सीधे पूछता है कि क्या टॉमी ठीक है। जेस जवाब देती है कि वह बिल्कुल ठीक है। कुछ समय बाद अचानक हवा पूरी तरह रुक जाती है और नाव बीच समुद्र में थक जाती है। तभी सबकी नजर सामने बनते एक काले डरावने बादल पर पड़ती है। ग्रेग तुरंत कोस्ट गार्ड को डिजिटल कॉल भेजता है, लेकिन जवाब में कहा जाता है कि सब कुछ सामान्य है और कोई खतरा नहीं दिख रहा। अचानक रेडियो में तेज स्टैटिक आवाज आती है और फिर एक डरी सहमी महिला की आवाज सुनाई देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि कोई सबको मार रहा है, लेकिन उसकी आवाज बीच में ही कट जाती है। उसी वक्त ग्रेग केबिन से बाहर आता है और देखता है कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। वह सबको तुरंत लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहता है। तभी तूफान पूरी ताकत से टूट पड़ता है और नाव पर अफरा तफरी मच जाती है। ग्रेग और विक्टर नाव को संभालने और सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी दोस्त डर के मारे केबिन में छिप जाते हैं। यहीं से कहानी एक और खौफनाक और रहस्यमयी मोड़ लेने लगती है। तूफान के बीच ग्रेग स्टीयरिंग संभालते हुए जेस को कसकर पकड़े रहता है। वहीं डाउनी सैली को थामे रहता है। तभी एक जोरदार लहर नाव को पलट देती है। इसी अफरा तफरी में हीदर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे समुद्र में बह जाती है। तूफान थमने के बाद बाकी सभी लोग किसी तरह उल्टी पड़ी नाव के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हीदर का कहीं कोई पता नहीं होता। कोई नहीं जानता कि वह जिंदा है या नहीं। कुछ समय बाद दूर उन्हें एक विशाल समुद्री जहाज अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। जहाज का नाम होता है एओलस। यह देखकर सबको उम्मीद की किरण नजर आती है। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं, लेकिन जेस उस जहाज को शक की नजर से देखती रहती है। उन्हें जहाज के ब्रिज पर किसी इंसान की परछाई दिखती है। जैसे ही जहाज उनके पास आता है, सभी लोग उस पर चढ़ जाते हैं। जेस को अंदर से कुछ सही नहीं लग रहा होता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। समुद्र से बाहर निकलकर जब वो जहाज के अंदर जाते हैं, तो उन्हें हैरानी होती है। जहाज पूरी तरह खाली होता है, कहीं कोई क्रू मेंबर नहीं होता। ग्रेग सुझाव देता है कि उन्हें ब्रिज पर जाकर कैप्टन से बात करनी चाहिए। जहाज के अंदर चलते हुए जेस ग्रेग से कहती है कि उसे ये गलियारे जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुकी हो। लेकिन ग्रेग उसे समझाता है कि ज्यादातर जहाजों के कॉरिडोर एक जैसे ही होते हैं। आगे बढ़ते हुए बाकी लोग एक 1932 की फ्रेम की हुई तस्वीर देखते हैं, जिसमें यही जहाज दिखाई देता है। तभी पता चलता है कि योलस यूरानी पौराणिक कथा में हवा का देवता था। इसी चर्चा के दौरान जहाज में कहीं से धातु के टकराने की आवाज आती है। सभी चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वे जहाज पर अकेले नहीं हैं। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें कुछ चाबियां मिलती हैं। जेस उन्हें देखते ही सन्न रह जाती है। वो चाबियां उसके घर की होती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी चाबियां यहाँ कैसे आ सकती हैं। बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। तभी जेस चाबी के गुच्छे में लगी अपने बेटे टॉमी की तस्वीर दिखाती है, जो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे उसके लॉकेट में है। सैली अनुमान लगाती है कि शायद हीदर जिंदा बच गई हो और इसी जहाज पर चढ़ी हो और वही चाबियां यहाँ लाई हो। वे लोग जहाज के बाल रूम में पहुँचते हैं। वहाँ सब कुछ किसी पार्टी की तरह सजा हुआ होता है। खाने पीने की चीजें भरपूर होती हैं, लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं होता। सैली जोर जोर से हीदर का नाम पुकारती है। तभी जेस को किसी के भागने की झलक दिखती है। वह बाकी सबको बताती है। विक्टर बिना देर किए उस रहस्यमयी व्यक्ति के
पीछे दौड़ पड़ता है और खाली गलियारों में उसे खोजने लगता है। बाकी लोग बालरूम में ही रुक जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रेग भी विक्टर के पीछे जाने का फैसला करता है और जेस उसके साथ चल देती है। सैली और डाउनी पीछे रह जाते हैं। चलते हुए जेस ग्रेग से कहती है कि हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह ये सब पहले देख चुकी हो, लेकिन ग्रेग मानता है कि जेस सिर्फ सदमे में है। तभी उन्हें कहीं से पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वे उस दिशा में जाते हैं। एक बेडरूम के अंदर शीशे पर खून से लिखा हुआ संदेश मिलता है, थिएटर में जाओ। उधर विक्टर अभी भी उस अजनबी को खोजते हुए जहाज के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा होता है, धातु की आवाज का पीछा करते हुए। शीशे पर खून देखकर जेस बुरी तरह डर जाती है, लेकिन ग्रेग मानता है कि शायद जहाज का कोई क्रू उनके साथ मजाक कर रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में जेस वहाँ से अकेले चली जाती है। जब जेस वापस बाल रूम में पहुँचती है तो वह और भी ज्यादा डर जाती है। सैली और डाउनी वहाँ नहीं होते और जो खाना पहले ताजा था वह अब सड़ चुका होता है। इधर सैली और डाउनी को जमीन पर खून के निशान मिलते हैं। वे उस निशानों का पीछा करते हुए डेस्क से बाहर निकलते हैं और खून की लकीरें उन्हें सीधा थिएटर तक ले जाती हैं। यहीं से हालात और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। कहानी फिर से जेस पर लौटती है। पास ही से आती जोरदार धम धम की आवाज सुनकर वह छिप जाती है। तभी वह देखती है कि विक्टर लड़खड़ाता हुआ कमरे में आता है, पूरा खून से सना हुआ। जेस घबराकर उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जवाब देने के बजाय विक्टर अचानक उसका गला घोंटने लगता है। जेस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करती है और किसी तरह विक्टर के सिर के पीछे लगी चोट पर जोरदार से दबाव डाल देती है। तभी अचानक शॉटगन की आवाज गूंजती है और जेस होश में आती है। वह तुरंत भागकर देखने जाती है कि क्या हुआ है। थिएटर में पहुंचते ही वह एक भयानक दृश्य देखती है। सैली और डाउनी ग्रेग की लाश के पास बैठकर रो रहे होते हैं। ग्रेग को अभी अभी गोली मारी गई होती है। अचानक सैली जेस पर झपटती है और उस पर ग्रेग को गोली मारने का आरोप लगाती है। जेस बताती है कि वह तो विक्टर के साथ थी, लेकिन सैली कहती है कि मरने से पहले ग्रेग ने खुद कहा था कि जिसने उसे गोली मारी। डाउनी सवाल करता है कि जेस ने उन्हें थिएटर में आने के लिए क्यों कहा। जेस जोर देकर कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और तभी बालकनी से फायरिंग शुरू हो जाती है। सैली और डाउनी दोनों को गोली लग जाती है। जेस उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बेकाबू हो जाते हैं और वह थिएटर से भाग जाती है। वह किचन में छिप जाती है और अपनी रक्षा के लिए एक चाकू उठा लेती है। नकाबपोश शूटर किचन में झांकता है, लेकिन किस्मत से जेस उसकी नजर में नहीं आती और वह आगे बढ़ जाता है। जेस लाइफ बोट स्टेशन की ओर भागती है ताकि जहाज से निकल सके, लेकिन शूटर फिर से उसे पकड़ लेता है। एक पल के लिए शूटर गोली चलाने में हिचकिचाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेस बंदूक की दिशा मोड़ देती है और उससे बच निकलती है। वह नीचे डेक पर गिरती है, बिल्कुल काली मकड़ी की तरह। शूटर उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऊपरी डेक पर दौड़ते हुए वह अपनी खाली शॉटगन जेस पर फेंक देता है, जिससे वह रेलिंग के पार नीचे गिर जाती है। जहाज के पिछले हिस्से की ओर भागते हुए जेस को रास्ते में एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिसे वह अपना हथियार बना लेती है। एक जबरदस्त संघर्ष के बाद जेस आखिरकार हमलावर पर काबू पा लेती है। तभी वह चौंक जाती है। हमलावर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत होती है। वह औरत कहती है कि अगर जेस को घर वापस जाना है तो उसे सबको मारना होगा। डरी समी जेस कुल्हाड़ी से उस रहस्यमयी औरत पर वार करती है। वह औरत समुद्र में गिर जाती है और लहरों में गायब हो जाती है। सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए जेस का ध्यान अचानक पास के एक केबिन में आती हुई पुरानी रिकॉर्ड प्लेयर की संगीत धुन पर जाता है, जो लूप में बज रही होती है। जेस रिकॉर्ड बदलती है, तभी उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे डेक की ओर जाती है और जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने वही दृश्य होता है। ग्रेग, विक्टर, डाउनी, सैली और खुद जेस उल्टी पड़ी नाव पर खड़े होकर मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। जेस सदमे में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब आखिर चल क्या रहा है। घबराहट में वह फिर से रिकॉर्ड प्लेयर को लूप में चला देती है। वह ध्यान से सुनती है। जहाज पर चढ़ता हुआ पूरा समूह, जिसमें वह खुद भी शामिल होती है। जेस छिपकर रहने का फैसला करती है और वही घटनाएं दोबारा घटते हुए देखती है जो थोड़ी देर पहले ही हो चुकी थी। सिसिफस पर हो रही बातचीत के दौरान जो झांकती है और देखती है कि उसकी दूसरी शक्ल लगभग उसे देख लेती है। तभी जेस की जेब से उसकी चाबियां गिर जाती हैं। वह जमीन पर बैठ जाती है। चाबियों की आवाज सुनकर समूह को धातु की टकराहट सुनाई देती है और जेस वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद वह सुनती है कि सब लोग हीदर को ढूंढ रहे हैं। तभी जेस को एहसास होता है कि जिस शख्स को वे ढूंढ रहे थे वह वही खुद थी। शीशे में नई जेस उसे देख लेती है और विक्टर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। असल जेस भागकर डेक पर पहुँचती है और वहाँ एक और भयानक दृश्य देखती है। डाउनी की लाश, जिसे समुद्री पक्षी नोच रहे होते हैं। उसी पल विक्टर वहाँ पहुँचता है। वह हैरान होता है कि जेस इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गई, जबकि वह अभी बाकी लोगों को बालरूम में छोड़कर आया था। जेस सच बताने की कोशिश करती है। वह विक्टर से कहती है कि जहाज पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसकी एक और कॉपी नीचे समूह के साथ है और सबके शरीर पूरे जहाज में फैले हुए हैं। वह बताती है कि सब लोग पहले भी मर चुके हैं, यहाँ तक कि उसने विक्टर को भी पहले सिर में छेद के साथ देखा है, लेकिन विक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। बहस के दौरान गलती से जेस विक्टर का सिर दीवार पर लगे एक हुक से टकरा देती है, जो उसकी खोपड़ी में धंस जाता है। जेस स्तब्ध रह जाती है। वह घबराकर भाग जाती है, विक्टर को सिर के पीछे घाव के साथ छोड़कर। वही घाव जो उसने
पहले देखा था। मानसिक रूप से टूट चुकी जेस भटकते हुए क्रू के लॉकर रूम में पहुंचती है। वहाँ उसे मुड़े तुड़े कागजों का एक ढेर मिलता है जिन पर एक ही संदेश लिखा होता है, अगर वे जहाज पर चढ़े तो सबको मार दो। जेस को एहसास होता है कि ये सभी नोट्स उसी लिखावट में हैं। तभी शूटर की कही हुई बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है, अब पहले से कहीं ज्यादा साफ। वह लॉकर खोलती है और देखती है वही ओवरऑल जो हमलावर ने पहना था, साथ ही एक कतार में शॉटगन रखी होती हैं। आवाज बार बार उसके दिमाग में दोहराने लगती है, सबको मार दो तभी घर लौट पाओगी। जब वो समझने की कोशिश करती है कि जहाज से निकलने का एकमात्र रास्ता क्या है, तभी उसे फर्श की जाली में अपना लॉकेट लटकता दिखता है। नीचे देखने पर उसे ऐसे ही ढेर सारे लॉकेट दिखाई देते हैं। उसी पल उसकी गर्दन में पहना लॉकेट फिसल कर जाली के नीचे गिर जाता है। अब जेस को सच्चाई समझ आ जाती है, सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। मजबूर होकर वह गोलियां भरने लगती है अपने दोस्तों और अपनी ही दूसरी शक्ल को ढूंढने के लिए, और किसी भी तरह इस जहाज से निकलने की उम्मीद में जेस हथियार उठाकर बाहर निकलती है। नया समूह अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। सैली, डाउनी और ग्रेग थिएटर की ओर जाते हैं, जबकि घायल विक्टर जहाज में भटकता रहता है। इसी दौरान जेस का सामना विक्टर से होता है। वह उसे बंदूक की नोक पर ले लेती है, लेकिन भरोसा दिलाती है कि वह सब कुछ ठीक कर देगी और सभी को इस जहाज से बाहर निकाल लेगी। तभी वह देखती है कि उसकी दूसरी जेस बालरूम में दाखिल हो रही है। यह देखकर वह विक्टर को जाने देती है। अब जेस का निशाना उसकी ही दूसरी शक्ल होती है, लेकिन इस बार जैसे पहले हुआ था, विक्टर जेस का गला नहीं दबाता। दो जेस को एक साथ देखकर वह सन्न रह जाता है। जेस अपनी दूसरी शक्ल पर गोली नहीं चला पाती और उसे जाने देती है। कम से कम अब विक्टर उसकी बातों पर यकीन करने लगा होता है। वह विक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब पहले भी हो चुका है, लेकिन तभी शॉटगन की आवाज गूंज उठती है। जेस जानती होती है कि अगले ही पल जैसे पहले हुआ था, कोई सैली और डाउनी को गोली मारने वाला है। जो ग्रेग की लाश के पास खड़े होते हैं, वह तुरंत उन्हें जोर से धक्का देती है और गोली निशाने से चूक जाती है। थिएटर से बाहर निकलते समय सैली और डाउनी जेस के पीछे पीछे चलते हैं। जेस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जो अभी हो रहा है वह सब पहले भी हो चुका है और शायद वो इस बार पैटर्न को बदल सकते हैं, लेकिन सैली और डाउनी उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाते। जेस उन्हें एक शॉटगन देकर कहती है कि वे वापस जाकर विक्टर के पास रहें और खुद बालरूम की ओर लौट जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि विक्टर वहाँ नहीं है। इसके बजाय उसे खून के निशान दिखाई देते हैं जो डेक की ओर जाते हैं। इससे लगता है कि विक्टर शायद समुद्र में गिर चुका है। इसी बीच एक गलियारे में डाउनी दूर किसी पर गोली चला देता है। वह कोई और नहीं बल्कि नकाबपोश शूटर होती है। जब उसका मास्क हटाया जाता है तो सब सन्न रह जाते हैं। वह भी जैसी होती है जिसका चेहरा खून से सना होता है। नकाबपोश जेस बताती है कि विक्टर समुद्र में गिर चुका है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें उसके साथ चलना होगा। असली जेस दूर से चिल्लाकर सैली और डाउनी को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दूसरी शक्ल उन्हें एक कमरे में ले जाती है। अंदर जाते ही शूटर जेस चाकू निकालती है और सैली और डाउनी दोनों पर वार कर देती है। डाउनी पर वार जारी रहते हैं, लेकिन सैली किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। असली जेस सैली के पीछे दौड़ती है, लेकिन सैली रुकती नहीं। उसे लगता है कि उसी जेस ने उन पर हमला किया है। सैली इंजन रूम में छिप जाती है और असली जेस से बचती रहती है। आगे जाकर सैली को एक कंट्रोल रूम मिलता है। वह रोते हुए मदद के लिए डिजिटल कॉल भेजती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, स्पीकर से ग्रेग की आवाज सुनाई देती है। तब खुलासा होता है कि वही कॉल पहले भी सुनी गई थी, वही कॉल जो तूफान आने से पहले ग्रेग और जेस ने रेडियो पर सुनी थी। उधर जेस सैली को ढूंढते हुए जहाज के अगले हिस्से ऊपरी डेक तक पहुंचती है। वहां वह जो देखती है उसे देखकर उसका दिल दहल जाता है। फर्श पर सैली की एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लाशें पड़ी होती हैं। इससे साफ हो जाता है कि यह सब पहले भी अनगिनत बार हो चुका है। जेस सैली को दिलासा देने की कोशिश करती है और समझाती है कि वह वही जेस नहीं है जिसने सैली और डाउनी को नुकसान पहुंचाया था। तभी अचानक शोर मचता है। जेस देखती है कि नई जेस शूटर जेस से लड़ रही है और आखिरकार उसे जहाज से नीचे फेंक देती है। जब जेस वापस सैली के पास पहुंचती है तो सैली उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। इसके बाद जेस देखती है कि नई जेस एक और नए समूह को आते हुए देख रही है, जिसमें उसकी एक और नई शक्ल भी शामिल होती है। अब जेस को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। हर बार जब सभी मर जाते हैं तो समय का चक्र फिर से शुरू हो जाता है और वही नाव दोबारा लौट आती है। जेस एक बार फिर देखती है कि समूह जहाज पर चढ़ रहा है और उसी पल उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म लेता है। वह डेक की ओर दौड़ती है और देखती है कि उल्टी पड़ी नाव धीरे धीरे दूर जा रही है। जेस इंजन रूम में उतरती है और जहाज को नाव के पास रोकने की कोशिश करती है ताकि दोनों दूर न हो, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। जैसे ही जेस सीढ़ियां चढ़ती है वह देखती है उसकी ही एक दूसरी जेस गलती से विक्टर को दीवार पर लगे हुक पर धक्का दे देती है। वही पल वही गलती सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा होता है। इसके बाद जेस उस बेडरूम में जाती है जहाँ पहले वाले चक्कर में डाउनी पर हमला किया गया था। बाथरूम में वह देखती है कि डाउनी खून के तालाब में पड़ा हुआ है। यह देखकर जेस शीशे पर डाउनी के खून से थिएटर में जाओ लिख देती है। फिर वह डाउनी और ग्रेग की लाशों को समुद्र में फेंक देती है। कुछ देर बाद जेस की मुलाकात सैली और डाउनी के सबसे नए रूप से होती है, जो बाल रूम में ग्रेग और जेस का इंतजार
कर रहे होते हैं। जेस उन्हें बताती है कि वे ग्रेग से थिएटर में मिले। अब जेस पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन इस अंतहीन चक्र को तोड़ने के लिए वह खुद ही उसे दोबारा शुरू करने का फैसला करती है। वह पहले चक्र की हर घटना को जानबूझकर दोहराने लगती है। वह एक शॉटगन उठाती है, मास्क पहनती है और खुद को नए शूटर के रूप में छुपाकर थिएटर की ओर बढ़ती है। मास्क लगाए हुए जेस अपनी ही नई शक्ल को देखती है, जो ग्रेग से बहस के बाद उसे छोड़कर जा रही होती है। जेस चुपचाप ग्रेग का पीछा करती है। वह उसे थिएटर की बालकनी तक जाते देखती है और उस पर बंदूक तान देती है। एक पल के लिए जेस का दिल कांपता है। तभी ग्रेग समझ जाता है कि मास्क के पीछे जेस ही है। जेस सच्चाई बता देती है और कहती है कि वह अपनी और अपने दोस्तों की सभी डुप्लीकेट जिंदगियों को खत्म कर देगी ताकि एक नया चक्र शुरू हो सके। इस बार वह सीढ़ियों पर इंतजार करेगी और सबको जहाज पर चढ़ने से रोकेगी। शायद इसी तरह वह घटना लौट सके। जेस माफी मांगती है और फिर ग्रेग को गोली मार देती है। इसके बाद वह सैली और डॉनी को भी गोली मार देती है। ठीक उसी पल जब उसकी सबसे नई शक्ल ग्रेग की लाश देखती है, एक बार फिर नई जेस किसी तरह बच निकलती है। अब हालात पूरी तरह पलट चुके होते हैं। जिस हमलावर से जेस शुरुआत में भाग रही थी, अब वही खुद उस हमलावर की जगह ले चुकी होती है। एक बार फिर चक्र दोहराया जाता है। नई जेस और असली जेस ऊपरी डेक पर आमने सामने आती हैं। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष होता है, जो अंत में मास्क पहनी जेस को समुद्र में फेंक दिए जाने पर खत्म होता है। गिरने से पहले वह नई जेस से चिल्लाकर कहती है, उन्हें जहाज पर मत चढ़ने देना, अगर घटना लौटाना है तो सबको मार देना। समुद्र में गिरने के बाद जेस खुद को किनारे पर पड़ा हुआ पाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने पहले अपने सपने में देखा था। कुछ पल वह बस यही समझने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या। फिर वह घर की ओर बढ़ती है। घर पहुंचकर जेस को राहत महसूस होती है। वह खिड़की से देखती है, टॉमी ड्राइंग बना रहा होता है, लेकिन उसकी राहत तब टूट जाती है जब वह अपनी ही आवाज सुनती है। वह देखती है कि एक और जेस पिछवाड़े से कपड़े और एक खिलौना नाव उठा रही है। खिड़की से वह खुद को अपने बेटे पर चिल्लाते हुए देखती है, सिर्फ इसीलिए कि उसने खिलौना बाहर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद टॉमी खिड़की पर जेस को देख लेता है और घबरा जाता है। उसके हाथ से पेंट गिर जाता है और फर्श गंदा हो जाता है। जेस रो पड़ती है। वह सुनती है कि वह दूसरी जेस गुस्से में टॉमी को थप्पड़ मारती है और उसके ऑटिज्म को लेकर चिल्लाती है। जब घर के अंदर वाली जेस पेंट साफ करने में लग जाती है, तभी बाहर खड़ी असली जेस डोरबेल बजाती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। फिर वह पिछवाड़े में जाकर सिर से एक हथौड़ा उठाती है और घर के अंदर जाती है। एक पल भी सोचे बिना जेस दूसरी जेस के सिर पर हथौड़े से वार कर देती है। तभी वह देखती है कि टॉमी ने सब कुछ देख लिया है। जेस टूट जाती है। वह अपने बेटे को गले लगाती है और उसे यकीन दिलाती है कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक डरावना सपना था। इसके बाद वह लाश को एक बैग में डालती है, अपना खोया हुआ लॉकेट वापस लेती है और बैग को कार की डिग्गी में रख देती है। सब कुछ निपटाने के बाद जेस और टॉमी फिर से बाहर निकलते हैं। इस बार जेस टॉमी से वादा करती है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। अचानक एक सीगल कार की विंडशील्ड से टकराती है। जेस सड़क के किनारे गाड़ी रोक देती है। टॉमी परेशान हो जाता है तो जेस उस पक्षी को दफनाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह सीगल को समुद्र में फेंकने के लिए किनारे जाती है कि वहाँ मरे हुए सीगल्स का ढेर लगा हुआ है। उसी पल जेस को समझ आ जाता है कि वह अब भी इस चक्र में फंसी हुई है। घबराकर वह कार की ओर लौटती है और तेजी से गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन टॉमी को शांत करने की कोशिश में उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा जाती है। कार पलट जाती है। लोग मदद के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें डिक्की में छिपी जेस की लाश मिलती है और टॉमी गंभीर रूप से घायल होता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि असली जेस सुरक्षित खड़ी यह सब देख रही होती है। तभी एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है और कहता है कि इस हादसे में मरे बच्चे को कोई वापस नहीं ला सकता। ये सब सुनते ही जेस सब कुछ समझ जाती है। वह टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि उसे ट्रायंगल हार्बर छोड़ दे। रास्ते में वह सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को हार्बर पाती है। उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। वहाँ उसकी मुलाकात विक्टर से होती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। विक्टर खुद अपना परिचय देता है और उसे नाव तक ले जाता है। विक्टर पूछता है टॉमी कहाँ है। जेस कुछ पल सोचती है और फिर कहती है कि वह स्कूल में है। उधर ग्रेग नाव के पास मिलता है। जेस उसे गले लगाती है और माफी मांगती है और अंत में वह फिर से ग्रेग की नाव पर चढ़ने का फैसला करती है। चक्र एक बार फिर शुरू हो जाता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वह अपने बेटे को वापस पा सके। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।